हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक और मल्टी सिस्टम बीमारी है जो पूरे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फोकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इसका मतलब है कि ये बीमारी शरीर के जोड़ों और हड्डियों को डैमेज करती है। इससे पेरिफेरल जॉइंट का इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस होता है, जिसके कारण कार्टिलेज डैमेज और बोन इरोजन होता है और बाद में जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज विच इज अफेक्टिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द whole body with focal involvement of the musculoskeletal system. It causes inflammatory synovitis of the peripheral joint leading to the cartilage damage, bone erosion and subsequent joint deformity. Etiology: रूमेटॉइड अर्थराइटिस की इटियोलॉजी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें HLA DR4 NHLA DRB1 जैसे जेनेटिक मार्कर्स का रोल होता है। ये मार्कर्स ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही कनेक्टिव टिश्यू को अटैक करता है, जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डेवलपमेंट होता है। एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स: जो शरीर के इम्यून सिस्टम अपने ही कनेक्टिव टिश्यू को अटैक करेगा। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये इस तरह से अटैक करके इसे डैमेज कर देगा, जिसके वजह से इसे हम लोग ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं, जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। पैथोलॉजी: स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। द फर्स्ट स्टेज इज प्री क्लिनिकल स्टेज। यहाँ पे शरीर में कुछ साइंस होते हैं जो अर्थराइटिस के शुरुआत में होते हैं, जैसे कि रेज्ड ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, रोमैटिक फैक्टर, ये सब बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ अर्थराइटिस के डायग्नोसिस से सालों पहले हो सकता है। रेज्ड ESR, CRP एंड रोमैटिक फैक्टर डिटेक्टेड ईयर्स बिफोर द फर्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से पहले ही ये सब शरीर में बड़े होंगे, मतलब इनका लेवल इंक्रीज रहेगा। स्टेज 2 इज साइनोवाइटिस। ये दूसरी स्टेज है जहाँ पे मसल में सूजन शुरू हो जाती है। इससे ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है और सूजन वाले सेल्स मांसपेशियों के नीचे जाते हैं और वहाँ पर फाइब्रोसिस मटेरियल इकट्ठा होता है। साइनोवियम बढ़ जाता है और कैप्सुलर स्ट्रक्चर मोटी हो जाती है। Initial lesion occurs in the synovium. So first synovium will get involved, leading to the vascular stasis. Blood flow का रुकावट हो जाना, infiltration of the subsynovial layer with inflammatory cells. ये जो inflammatory cells होते हैं, ये इस तरह से अंदर चले जाएंगे, infiltrate कर जाएंगे, and formation of the fibrous exudate. So यहाँ पर फाइब्रस एक्सूडेट फॉर्म हो जाएगा एंड द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी विल ऑकर विद थिकनिंग ऑफ द कैप्सुलर स्ट्रक्चर। जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है वो थिक हो जाएंगे इन दिस सेकेंड स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। यहाँ पर ये साइनोवियम जो है, जो फ्लूइड होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एंड देयर इज ऑल्सो अ वैस्कुलर स्टेसिस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है, ये नॉर्मल नी जॉइंट है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग विच सी साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम एंड इट हैज़ बिकम थिकन्ड। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ये थिक हो गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कार्टिलेज है, कार्टिलेज। नेक्स्ट स्टेज है डिस्ट्रक्शन स्टेज। इस स्टेज में पेनस का निर्माण होता है। पेनस में बड़ी हुई साइनोवियम और ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है जो हड्डियों के ऊपर हिस्से से कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेनस फॉर्मेशन हो गया है।
कार्टिलेज ये जो पूरी है ब्लू कलर की ये डैमेज हो गई है इन दिस स्टेज. सो देर इज अ पेनस इरोडिंग द आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. सेकेंड स्टेज में साइनोवियल मेम्ब्रेन थिकन होने के कारण यहाँ पर थर्ड स्टेज में पेनस फॉर्मेशन हो जाता है. जो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है वो उसको डैमेज कर देता है. पेनस ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो होता है साइनोवियम के अंदर. जब इन्फ्लेमेशन होता है आरे में तो साइनोवियम बढ़ जाता है. जो साइनोवियम होता है वो बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा टिश्यू का ग्रोथ होता है. ये एक्स्ट्रा टिश्यू पेनस के रूप में जाना जाता है. सो फर्स्ट सेकेंड स्टेज इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच गेट इन्फ्लेम एंड थिकन. ये साइनोवियम मेम्ब्रेन इन्फ्लेम होने के कारण, थिक होने के कारण पेनस फॉर्मेशन हो जाता है जो पूरे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज को इस तरह से डैमेज कर देता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी बढ़ गया है, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ गया है कंपेयर टू द फर्स्ट वन. इन सेकेंड केस यू कैन सी देर इज इंक्रीज इन द डैमेज. Third stage, penis formation, hypertrophied synovium along with granulation tissue leads to the formation of the penis which encroaches the articular cartilage from its periphery. Articular cartilage destruction. Articular cartilage get destroyed gradually. Further, the bony surfaces are also involved, leading to obliterations of the joint space. So joint space होती है वो reduce होने को होती है. इस तरह से जो जॉइंट स्पेस है, नॉर्मल जॉइंट स्पेस, वो रिड्यूस होने को होती है. जॉइंट गेट डिस्ट्रॉयज एंड डिफॉर्म. सो इन फोर्थ स्टेज, एक्सटेंडिंग द ग्रैन्युलर पेनस गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फाइब्रस टिश्यू. ये जो पेनस होता है ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज को डैमेज कर देता है और फर्दर इट गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फाइब्रस टिश्यू विच विल ब्रीच the articular bone end leading to the fibrous and later bony ankylosis. So पहले fibrous ankylosis होगा और later on bony ankylosis हो जाएगा. Ligaments are also involved leading to the joint subluxation and dislocation. Justa articular osteoporosis. यहाँ पर आप इस स्टेज में देख सकते हैं ये fibrous ankylosis हो गया है. ये जो fibrous है, ये जो fibrous tissue है ये इस तरह से ब्रीच कर जाएगा दो बोन के बीच में और लेटर ऑन देर विल बी बोनी एंकिलोसिस. बिकॉज ऑफ दिस बोनी एंकिलोसिस पहले फाइब्रस एंकिलोसिस हो जाएगा और लेटर ऑन बोनी एंकिलोसिस हो जाएगा और जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो फोर्थ स्टेज में जॉइंट के चारों तरफ की इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू यानी जो पैनस है द फाइब्रस टिश्यू में बदल जाता है. ये फाइब्रस टिश्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से फाइब्रस टिश्यू हो गया है और देखिए कितना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कितनी बढ़ गई है. और ये फाइब्रस टिश्यू फिर जॉइंट के बोन एंड को इस तरह से ब्रीच कर जाएगी. ये जो हमारे बोन एंड है इस एंड से लेकर इस एंड तक इस तरह से ब्रीच हो जाएगी यानी कनेक्ट हो जाएगी. समय के साथ ये फाइब्रस टिश्यू बोनी एंकिलोसिस का निर्माण करता है जिसमें जॉइंट स्टीफ और इमोबाइल हो जाता है क्योंकि बोन जैसे टिश्यू का निर्माण हो जाता है. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बोनी एंकिलोसिस डेवलप हो गया है. सो फाइब्रस एंकिलोसिस के बाद इस तरह से बोनी एंकिलोसिस फॉर्म हो जाएगा और जो जॉइंट स्पेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा जिसके कारण ये जॉइंट जो है, ये नी जॉइंट जो है ये इमोबिलाइज हो जाएगा और जो जॉइंट के आसपास के जो लिगामेंट्स है वो भी डैमेज हो जाएंगे और ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को कम कर सकता है. अगर लिगामेंट भी डैमेज हो जाएंगे जो जॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी डैमेज हो गए तो जो जॉइंट की स्टेबिलिटी होती है वो भी कम हो सकती है और जॉइंट में सबलक्जेशन यानी पार्शियल डिसलोकेशन हो सकता है और आगे जाकर पूरा डिसलोकेशन होने के भी चांसेस होते हैं. यहाँ पर एक पॉइंट है जस्टा आर्टिक्यूलर ऑस्टियोपोरोसिस. जॉइंट के जो आसपास की हड्डियाँ हैं उनका ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकती हैं. ये ऑस्टियोपोरोसिस जॉइंट के स्ट्रक्चर या इंटीग्रिटी को
और भी कमज़ोर कर देती हैं और जॉइंट की डिफॉर्मिटी और इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाना और पतली हो जाना। हमने देखा कि पहले साइनोवियम इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके बाद पेनस फॉर्मेशन विल रिजल्ट। पेनस फॉर्मेशन के बाद द फाइब्रस टिश्यू एडेशन फॉर्म करेगा बिटवीन द आर्टिकुलर बोन। अगर ये हमारा इस तरह का बोन है, इसके अंदर एडेशंस फॉर्म हो जाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इनटू फाइब्रस एंकिलोसिस। ये जो फाइब्रस एंकिलोसिस इस तरह से हो जाएगा और ग्रेजुअली इट विल रिजल्ट इनटू बोनी एंकिलोसिस। इस तरह से पूरी तरह से ये ब्रिज कर जाएगा और एंड इट विल रिजल्ट इनटू बोनी एंकिलोसिस और ये दोनों बोन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। So first there will be synovium thickening, then pannus formation, fibrous tissue adhesion between the articular bone, then fibrous ankylosis and last there will be bony ankylosis. Bony ankylosis के कारण joint mobility will get reduced. सो फर्स्ट क्या होगा, साइनोवियन मेम्ब्रेन विल गेट इन्फ्लेम एंड थिकन। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है ये इन्फ्लेम हो गया है और थिक होने को आया है। एंड ऑल्सो दिस इज द कार्टिलेज इन ब्लू कलर। सो यहाँ पर इन सेकेंड डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस इज द सेकेंड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम देर इज पेनस इरोडिंग द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो ब्लू में जो कार्टिलेज है ये भी डैमेज हो गई है along with the synovium membrane inflammation and thickening. नेक्स्ट स्टेज में फाइब्रस एंकिलोसिस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फाइब्रस एंकिलोसिस हो जाएगा। फाइब्रस टिश्यू जो है वो ब्रिज कर जाएगा दो बोन के बीच में एंड इट विल फर्दर रिजल्ट इनटू बोनी एंकिलोसिस, मतलब बोन फॉर्म हो जाएगा। ये बोन का इस तरह से ब्रिज फॉर्म हो जाएगा और ये इस तरह से कनेक्ट कर जाएगा दोनों बोन के बीच में एंड इट विल रिजल्ट इनटू बोनी एंकिलोसिस एंड दैट विल रिडक्शन इन द जॉइंट स्पेस। सो यहाँ पर ये जॉइंट स्पेस है ये रिड्यूस हो जाएगा जिसके कारण जॉइंट मोबिलिटी विल गेट रिड्यूस। जॉइंट्स इन्वॉल्व्स इन द आरए। सो कौन से जॉइंट्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अफेक्ट होते हैं? So the joints which are commonly affected are small joints of the hands, especially the MCP, PIP and the DIP joint. So MCP joint में metacarpophalangeal joints, PIP joints and the DIP joints can involve. Foot, especially the metatarsophalangeal joints will be affected. Wrist joint भी affect हो सकता है. Knee joints, elbow joint and the ankle joints are involved. Less commonly जो joint involve होते हैं वो है हिप जॉइंट, टीएम जॉइंट, सबटेलर जॉइंट ऑफ द फुट. रेयरली इन्वॉल्व जॉइंट्स आर अपर सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज द इंटरस्पाइनस फेसर जॉइंट, अटलैंटोएक्सियल जॉइंट, लंबा स्पाइन एंड द डीआईपी जॉइंट ऑफ द हैंड. डीआईपी जॉइंट इज लेस कॉमनली इन्वॉल्व्ड. डिफॉर्मिटीज ऑफ द आरए. सो इस टेबल में आप देख सकते हैं कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं. इन दी हैंड्स में आप देख सकते हैं अल्नार ड्रिफ्ट. ये जो कॉमन डिफॉर्मिटी हैंड में देखी गई है ये इसे कहते हैं अल्नार ड्रिफ्ट. इन आरए केसेस अल्नार ड्रिफ्ट एक कॉमन डिफॉर्मिटी है जो हाथ के जॉइंट्स में देखी गई है. इसमें उंगलियों की तरफ एक तरह से शिफ्ट होती है जहां उंगलियां अल्ना की तरफ मुड़ जाती हैं. सो ये हमारी जो साइड है यहाँ इस साइड को हम लोग कहते हैं अल्नर साइड एंड इसे हम लोग कहते हैं रेडियल साइड. सो इस तरह से ये उंगलियां इस तरह से मुड़ जाती हैं इसीलिए इसे कहते हैं अल्नर ड्रिफ्ट. अल्ना की तरफ मुड़ जाती है इसलिए हम लोग इसे कहते हैं अल्नर ड्रिफ्ट. अल्ना की तरफ ये शिफ्ट हो जाती है. इससे हाथ की जो शेप है उसमें बदलाव और उंगलियों की अलाइनमेंट में चेंजेस आ जाता है. नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है उसे हम लोग कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड बॉटनियर डिफॉर्मिटी. स्वान नेक डिफॉर्मिटी में यहाँ पर ये हमारे डीआईपी जॉइंट है यानी डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट. ये हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है और ये हमारा एमसीपी जॉइंट है यानी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. इन स्वान नेक डिफॉर्मिटी यहाँ पर जो डीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन हो जाता है इस तरह से और जो
PIP जॉइंट है उसका वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है, हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। सो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में फिंगर के जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंशन में चले जाते हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन में चले जाते हैं। इससे उंगलियों का शेप एक स्वान नेक की तरह लगता है। ये डिफॉर्मिटी भी फिंगर की नॉर्मल मूवमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है उसे हम लोग कहते हैं बॉटेनियर डिफॉर्मिटी, जहाँ पर ये हमारा अगर PIP है और ये हमारा DIP है एंड दिस इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। सो बॉटेनियर डिफॉर्मिटी में जो PIP है उसका फ्लेक्शन हो जाता है इस तरह से एंड DIP हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी का उल्टा होता है, इसे हम लोग बॉटेनियर डिफॉर्मिटी कहते हैं। इससे उंगलियों का शेप बटन की तरह दिखता है। ये भी डिफॉर्मिटी फिंगर मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है। सो यहाँ पर हैंड में हम लोगों ने दो डिफॉर्मिटी देखा, एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड सेकेंड वन इज बॉटेनियर डिफॉर्मिटी। फुट में कॉमन डिफॉर्मिटी जो पाई गई है उसे हम लोग हॉलक्स वाल्गस कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसे हम बुनियन कहते हैं, बुनियन। हॉलक्स वाल्गस या बुनियन एक कॉमन डिफॉर्मिटी है जो फुट के बिग टो को अफेक्ट करती है। सो ये जो बुनियन है इट कैन रिजल्ट इनटू स्वेलिंग। सो यहाँ पर इस तरह से स्वेलिंग हो सकती है एंड द अलाइनमेंट इज ऑल्सो लॉस्ट। सी ये जो अलाइनमेंट है ये चेंज हो जाएगी एंड द शेप ऑफ द टो विल गेट चेंज। ये डिफॉर्मिटी वॉकिंग और फुटवेयर यूज करते वक्त तकलीफ का कारण बन सकती है। सो इस तरह से जो अलाइनमेंट होता है ये चेंज हो जाएगा in this deformity that is known as hallux valgus. Next is investigation. So investigation में erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, rheumatic factor, synovial biopsy, arthroscopic examination, X-ray of the small joints of the hands which are involved, of those X-rays has to be taken. The joints which are involved उनका एक्सरे लिया जाता है टू कंफर्म द डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फर्स्ट इज दैट इज न्यूट्रिशन डाइट विथ हाई इंटेक ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी का सेवन बढ़ाने से RA के पेशेंट को फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं जो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है। इसीलिए फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर, ब्रोकली जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं इनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्यूट फेज में स्प्लिंटिंग द जॉइंट इन पोजीशन ऑफ द फंक्शन। जब RA फ्लेयर अप होता है या जॉइंट पेन होता है एक्यूट स्टेज में तब अफेक्टेड जॉइंट को स्प्लिंटिंग किया जाता है। स्प्लिंटिंग का मतलब है कि अफेक्टेड जॉइंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन में इमोबिलाइज किया जाता है। इससे जॉइंट को रेस्ट मिलता है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। स्प्लिंट इज रिमूव्ड एज सून द पेन इज डिमिनिश्ड। जब पेन कम हो जाता है तब स्प्लिंट को रिड्यूस किया जाता है। फिजियोथेरेपी इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज and it includes active joint mobilization and muscle strengthening exercises. एक्यूट फेज में फिजियोथेरेपी शुरू करनी चाहिए। एक्टिव मोबिलाइजेशन से जॉइंट का मूवमेंट इम्प्रूव होता है और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से सराउंडिंग जॉइंट को स्ट्रेंथन किया जाता है जो जॉइंट को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। हीट थेरेपी, वैक्स बाथ इज यूजफुल बिफोर गिविंग द एक्सरसाइज। यूजुअली इन्फ्लेमेटरी फेज में कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट फेज में। इन क्रॉनिक स्टेज यू कैन मेक यूज ऑफ द हॉट वाटर फर्मेंटेशन और हॉट थेरेपी। हाइड्रोकॉर्टिसोन्स इन एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में जो इन्फ्लेमेशन और पेन होता है उसे कम करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन लोकल इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है अफेक्टेड जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। ड्रग्स विच आर यूज्ड।
So NSAIDs are used for the reduction of the pain. DMARDs, that is disease modifying anti-rheumatic drugs such as methotrexate, gold, penicillamine are given. Steroids, azathioprine and newer drugs are also given. सर्जिकल इंटरवेंशन, जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है तब सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है. इन अर्ली डिजीज साइनोवेक्टोमी इज डन. साइनोवेक्टोमी एक सर्जरी है जिसमें अफेक्टेड जॉइंट का साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होता है जो इन्फ्लेम हो जाता है आरे की वजह से, उसे निकाला जाता है. ये प्रोसीजर अर्ली स्टेज आरे में किया जाता है जब जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. इन लेटर डिजीज सॉफ्ट टिश्यू रिलीज इंक्लूडिंग कैप्सुलोटॉमी एंड टीनोटॉमी इज डन. लेटर स्टेज में यानी लेटर स्टेज आरए में जब जॉइंट स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है तब सॉफ्ट टिश्यू रिलीज किया जाता है. इसमें अफेक्टेड जॉइंट के अराउंड के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जैसे कि कैप्सुलोटॉमी की जाती है, जॉइंट कैप्सूल का इंसिजन, और टीनोटॉमी यानी टेंडन को कट किया जाता है जिससे जॉइंट के मूवमेंट को इम्प्रूव किया जा सके. ऑस्टियोटॉमी, आर्थ्रोप्लास्टी. ऑस्टियोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अफेक्टेड बोन को रीशेप किया जाता है. आरे में जब जॉइंट का अलाइनमेंट अफेक्ट हो जाता है तो ऑस्टियोटॉमी से बोन को करेक्ट शेप में एडजस्ट किया जाता है ताकि जॉइंट का स्टेबिलिटी और फंक्शन इम्प्रूव हो सके. आर्थ्रोप्लास्टी, जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी. एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें जॉइंट के डैमेज पार्ट को रिमूव किया जाता है. ये प्रोसीजर छोटे जॉइंट जैसे फिंगर और टो में किया जाता है. नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी. इसमें अफेक्टेड जॉइंट को आर्टिफिशियल यानी प्रोस्थेटिक जॉइंट से रिप्लेस किया जाता है. ये प्रोसीजर मेनली लार्जर जॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में किया जाता है जब जॉइंट सीवियर तरह से डैमेज हो जाता है. आर्थ्रोडेसिस यानी जॉइंट फ्यूजन. आर्थ्रोडेसिस में अफेक्टेड जॉइंट को परमानेंटली फ्यूज किया जाता है बाय रिमूविंग दी कार्टिलेज और बोन को एक साथ बांध दिया जाता है यानी जॉइंट किया जाता है जिससे जॉइंट की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है लेकिन स्टेबिलिटी और पेन में रिलीफ मिलता है. रोमेटॉइड हैंड सर्जरी. रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में फिंगर और हैंड के डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक हैंड सर्जरी की जाती है. इसमें फिंगर जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, टेंडन रिपेयर, डिफॉर्मिटी करेक्शन शामिल हो सकते हैं. Thank you so much. If you like the video, please hit that like button, do share and subscribe to my channel. Thank you.